भटकती आत्मा। मैदानी भागों में भी अगर किसी कलकल बहती नदी के किनारे कोई छोटा सा गांव हो, आसपास में हरियाली ही हरियाली हो, शाम के समय गायत्रियों का झुंड इस नदी के किनारे के खाली भागों में छोटी बड़ी झाड़ियों के बीच उग आई घासों को चर रहा हो, गायें रह रह कर रंभा रही हों, बछड़े कुलाछे भर रहे हों, वहीं कहीं पास में ही एक छोटे से खाली भाग में चरवाहे गुल्ली डंडा या चिक्का, कबड्डी आदि खेल रहे हों और छोटी छोटी बातों पर भी तर्क वितर्क करते हुए हंसी मजाक कर रहे हों। पास के ही खेतों में किसान लोग खेतों की निराई गुड़ाई या जुताई कर रहे हों, रह रह कर कहीं सुरती ठोकने की आवाज आ रही हो तो कोई किसान खेत जोतने के बाद कांधे पर हल उठाए गांव में जाने की तैयारी कर रहा हो। कुछ घंसगरहन घास से भरे खांची को सर पर उठाए, हाथ में हंसुआ और खुरपी लिए घर की ओर जाने के लिए उतावली दिख रही हो और उसी समय कोई चिंतक वहीं आसपास नजरें गड़ाए यह सब देख रहा हो तो उसे यह सब देखना या महसूस करना किसी स्वर्णिम आनंद से कम नहीं होगा। यह मनोहारी दृश्य उसके लिए सदा अविस्मरणीय होगा। जब आप सरवरिया क्षेत्र में पूरब की ओर बढ़ेंगे तो नदी के खलार में आपको एक बभनवली नाम का गांव मिलेगा। इस गांव में 7 टोले हैं। इन्हीं टोलों में से एक टोला है बभन टोला। बभन टोला को आप पास के टोले वाले बभनौती भी कहकर पुकारते हैं, क्योंकि इस टोले पर बसे 22 से 24 घरों में से 18 से 20 घर ब्राह्मणों के ही हैं। इस टोले से लगभग 200 मीटर की दूरी पर गंडक बहती है। गांव में कई सारे देवी देवताओं के थान हैं। इन थानों में मुख्य रूप से ढहबाबा, बरमबाबा, काली माई, भवानी माई के थान हैं और साथ ही गांव के बाहर नदी के पास एक टिले पर बना छोटा सा शिव मंदिर। अगर कभी आप किसी सुरम्य पर्वतीय क्षेत्र का दर्शन किए हो और उसकी खूबसूरती के कायल हो और उसके बाद मैदानी भाग के इस छोटे से टोले रूपी गांव में जाने को मौका मिल जाए तो हर हालत में यहाँ का सुरम्य वातावरण, गवई सादगीपूर्ण परिवेश आपको मंत्रमुग्ध कर देगा और आपके मुख से बरबस ही निकल पड़ेगा कि इस भौतिक संसार में अगर कोई अविस्मरणीय मनोहारी स्थल है तो बस वह यही है। एक बार की बात है कि एक विदेशी पर्यटक दल घूमते घामते इस गांव के पास आ पहुंचा। उस दल को यह ग्रामीण परिवेश, प्राकृतिक सौंदर्य इतना पसंद आया कि वे लोग महीनों तक यही रह गए। गांव वालों ने उनकी बहुत आवभगत भी की। इस दल में नैन्सी नामक की एक षोडशी भी थी। प्रकृति ने उसके अंग प्रत्यंग में बला की खूबसूरती भर दी थी। उसे जो भी देखता ही रह जाता। नैन्सी बहुत शर्मीले स्वभाव की भी थी और यहाँ तक कि अपने पर्यटक दल के सदस्यों के साथ भी बातें करते समय आंखें नीची रखती थी। नैन्सी की खूबसूरती में उसके दैनिक कार्य 4 चांद लगा देते थे। वह प्रतिदिन समय से जगने के बाद नहा धोकर मंदिर भी जाती थी और गांव के कुछ किशोरों, बच्चों, महिलाओं आदि को मंदिर के प्रांगण में इकट्ठा कर योग आदि के साथ ही अंग्रेजी बोलना भी सिखाती थी। दरअसल नैन्सी को भारतीय संस्कृति से गहरा लगाव था और वह जर्मनी के किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत की पढ़ाई भी कर रही थी। नैन्सी को कई सारी भाषाओं पर एकाधिकार था। वह फर्राटेदार तत्समी हिंदी बोलती थी। कभी कभी नैन्सी गांव की महिलाओं को एकत्र कर उन्हें विभिन्न प्रकार की कलाओं में पारंगत करने की कोशिश करती थी। इन महीनों में गांव वालों की चहेती बन गई थी नैन्सी। उसके अपनापन ने पूरे गांव वालों को अपना बना लिया था। रमेसर काका तो गांव वालों के सामने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते थे और सीना तान कर कहते थे कि अगर नैन्सी के माता पिता हाँ करेंगे तो वे अपने बेटे सूरज का ब्याह नैन्सी से करना पसंद करेंगे, भले ही इसके लिए उनका अपना समाज साथ न दे। गांव में आने के बाद अगर नैन्सी ने सबसे अधिक समय किसी के साथ बिताया था तो वह था सूरज।
नैन्सी कभी कभी सूरज के साथ खेतों के तरफ भी निकल जाया करती और उसके साथ मेड़ पर बैठकर गन्ना खाती, बहुत सारा बतियाती और हिरनी की तरह कुलांछे भरती गांव में आ जाया करती। कभी कभी जब सूरज गाय बैलों को नहलाने के लिए नदी पर जाता तो नैन्सी भी उसके साथ जाती और मवेशियों को नहलाने में उसकी मदद करती। पुआल का लुड़ा बना कर गायों बैलों के शरीर पर मलती, गायों छड़ों को दुलराती और किसी गाय का पगहा पकड़े कोई विदेशी गीत गुनगुनाते सूरज के साथ लौट आती। कभी कभी किसी बात को लेकर नैन्सी और सूरज लड़ भी जाते, पर यह तकरार बहुत अधिक देर तक उन्हें एक दूसरे से दूर नहीं रख पाती। कहीं न कहीं सूरज और नैन्सी के दिल के किसी कोने में प्रेम अंगराई लेने लगा था, प्रेम की लौ जलने लगी थी, पर वे दोनों अनजान थे इससे। विधि का लिखन कहें या प्रकृति को कोई खेल, लगभग 2 से 3 महीने के बाद जब वह विदेशी पर्यटक दल उस गांव से विदा लेने लगा तो नैन्सी ने अपने आप को गांव वालों के दिल के इतने करीब पाया कि वह गांव वालों की जिद के आगे नतमस्तक हो गई और अपने साथियों के साथ न जाकर कुछ दिन और गांव वालों के साथ रहने का मन बना लिया। नैन्सी ने जो ही उस गांव में कुछ दिन और रुकने की बात कही, सभी ग्रामवासी प्रफुल्लित मन से मन ही मन उसकी जय जयकार करने लगे। रमेसर काका तो इतने प्रसन्न थे कि उनके आँख के आंसू बहुत चाहने के बाद भी आँखों में रहना उचित नहीं समझे और आँखें भी अब उनको विदा करना ही ठीक समझी। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही रमेसर काका दौड़कर नैन्सी को बाहों में भर लिए और अपनी बेटी की विदाई करने वाले बाबुल की तरह अरे मेरी बेटी कहकर आहकने लगे। नैन्सी भी अपने आप को रोक न सकी और उनसे लिपटकर आंसू बहाने लगी। नैन्सी ने रमेसर काका के घर के सभी कामों में हाथ बंटाने के साथ ही गांव वालों को सिखलाना ढाना जारी रखा। धीरे धीरे 10 महीने बीत गए और अब नैन्सी पूरी तरह से ग्रामीण किशोरी के रूप में परिणत हो चुकी थी। इन 10 से 11 महीनों के बीच नैन्सी ने गांव के किशोरों और युवाओं को इतना प्रेरित की